हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वेव तरंगे के चौथे भाग को, फोर्थ पार्ट को। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या कह रहा, पहले हिंदी में फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे। कह रहा, नीचे किसी प्रत्यास्थ तरंग अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य के विस्थापन को निरूपित करने वाले एक्स तथा टी के फलन दिए गए हैं। यह बताइए कि इनमें से कौन प्रगामी को, कौन अप्रगामी तरंग को और इनमें से कौन किसी भी तरंग को नहीं निरूपित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों को मुझे कंडीशन बताना है। आइए बच्चों देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में भी उसको भी पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर सम फंक्शंस ऑफ एक्स एंड टी टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल of elastic waves. State which of these represent traveling waves, a stationary wave और नॉन एट ऑल। ठीक है, आइए देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इसमें ए नंबर जो क्वेश्चन है मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा देख लीजिए। ए जो है y इज इक्वल टू 2 cos 3x एंड साइन 10t। एक ये हो गया, और बी जो हमारा होगा इधर हम बता देंगे उसको। y इज इक्वल टू 2 रूट में x माइनस वी टी। ठीक है, ये हो गया। और मेरा जो ए बी सी होगा वो क्या होगा, 3 साइन 5x माइनस 0.5 टी प्लस 4 कॉस 5x माइनस 0.5 टी। और जो हमारे पास डी है वो क्या है, कॉस x साइन टी प्लस कॉस 2x साइन 2t ये है। तो बच्चों सबसे पहले मैं कुछ फार्मूला देखूंगा, फिर इस क्वेश्चन को आंसर को कर। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। ये जो मेरा इक्वेशन है ये होगा स्टेशनरी वेव। क्यों होगा, क्योंकि उसका एक रीजन हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, या ये दोनों डिफरेंट अलग अलग सेपरेटेड भी है, तो दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। y बराबर ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये होता है अप्रगामी तरंग का समीकरण। अप्रगामी तरंग किसका होता है, ये अप्रगामी तरंग जिसे बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन होता है। ठीक है, एक तो ये मेरा मेथड हो गया, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है। और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए द इक्वेशन केवल इसको देख के बता रहा है, द इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट आ स्टेशनरी वेव। क्यों वेव्स, क्यों, रीजन बिकॉज द हार्मोनिक टर्म, जो इसके हार्मोनिक टर्म है, द हार्मोनिक टर्म वो क्या है, के एक्स, और ये के एक्स हो गया। देखो ये वाला के एक्स वाला भाग है ना, 3x के एक्स हो गया। और दूसरा ओमेगा टी वाला, ये वाला भाग, ये ओमेगा टी मतलब 10t वाला पार्ट। ठीक है, अपीयर सेपरेटेड इन इक्वेशन क्या है, अपीयर। ठीक है, इसमें लिख दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत। अपीयर सेपरेटली टेली इन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। यह समीकरण अप्रगामी तरंग को निरूपित करती है, क्योंकि इसमें जो इनके आवर्ती टर्म है जैसे के एक्स और ओमेगा टी, ये अलग अलग इस इक्वेशन में दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला क्वेश्चन वही होगा, ये भी क्या होगा, अप्रगामी तरंग होगा। तो एक काम करेंगे, देखिए इसमें भी अगर देखा जाए ये y की इक्वल होगा, ये y इक्वल दिया भी है, मैंने लिखा नहीं है, ये भी y की इक्वल है बेटा, y इक्वल, ये भी y इक्वल टू ही है। ठीक है, अब हमें इसमें ये ध्यान देना है कि इसका भी देखिए अगर टर्म यही है, इस वाला ही टर्म है इसमें, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर, ठीक है, एक 1 मान लेंगे तो a
कॉस ओमेगा एक्स, ठीक है, और साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा के साथ ये के एक्स होगा, के एक्स साइन ओमेगा टी इस फॉर्म में है, या सुपरपोजिशन वाले फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा नहीं के ओमेगा टी, ये एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, के एक्स होगा, और ओमेगा टी, ओमेगा हमेशा टी के साथ आता है, ये के एक्स होगा, तो ये जो हमारा होगा के एक्स, ठीक है, ये टर्म हो गया। तो अब यहाँ पर भी देखो, ये दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट साथ में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है ना, तो इसमें भी यही देखो, यही थ्योरी हम यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में हो ही गया है ये। तो इसी को अब देखिए, ये क्या है, ये जो है ये अप्रगामी तरंग है, अप्रगामी तरंग को निरूपित करता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, ठीक, कौन सा वेव है, स्टेशनरी वेव है। तो हम क्या लिखेंगे इसे हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया था, आइए हिंदी में लिख देते, इसमें लिखेंगे हम, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण अप्रगामी अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो गुणावर्ती पद है, जिसे बोलते हैं हार्मोनिक पद, ठीक है, जिसे हार्मोनिक मतलब आवर्ती पद के एक्स और ओमेगा टी समीकरण में अलग अलग हैं, समीकरण में अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, देखिए अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग दिखाई देते हैं, ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। इसी को इंग्लिश में ये लिख सकते हैं सेम, क्योंकि दोनों, अब देखिए बेटा ये दोनों एक साथ हैं, तो यही डिफिनेशन आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर सेपरेटरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले इसको देखेंगे, इसमें देखो कोई टर्न नहीं है, तो ना तो ये, तो बेटा ना तो ये स्टेशनरी वेव होगा, ना तो ये कौन सा वेव हमारा, ना ही ट्रैवलिंग वेव होगा। क्यों नहीं होगा, आइए इसका भी मैं रीजन यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखेंगे, पहले ये देखिएगा, पहले हम इसमें थ्योरी लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, तब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। द इक्वेशन, ठीक है, द गिवन इक्वेशन या द इक्वेशन भी लिख सकते हैं, डज नॉट कॉन्टेन एनी हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक टर्म, इसमें कोई हार्मोनिक टर्म नहीं है, इसलिए बेटा ये देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर इट डज नॉट ना रिप्रेजेंट आइदर, ठीक है, आइदर अ ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग वेव OR अ स्टेशनरी वेव या स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद डैश लगा दिया ना, वहीं जोड़ देना, ठीक है, वेव। तो ठीक है, ना तो बेटा ये प्रगामी होगा, ना तो अप्रगामी होगा इसमें, ठीक है, ये सी नंबर वाला जो बात है, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में ऐसे, चलिए बच्चों इसके आंसर को हिंदी में हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आंसर बी नंबर का आंसर हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसी को ना, इसमें क्या कह रहा है, देखो दिए गए समीकरण, देखिए दिए गए समीकरण, जो समीकरण क्या है, ये है y बराबर 2 रूट में x - v t में
कोई आवर्त पद नहीं है, आवर्त पद नहीं है, नहीं है, जैसे के एक्स ओमेगा एक्स नहीं है, नहीं है, इसलिए यह ना तो प्रगामी तरंग होगा, प्रगामी, और ना ही अप्रगामी, अप्रगामी, ना तो ये अप्रगामी तरंग को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? तो ना तो ये अप्रगामी तरंग को अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों ये इसी का इंग्लिश हमने यहाँ लिख दिया बी नंबर, ये बी नंबर का आंसर है इंग्लिश में, इसी को हिंदी में कर दिया। अब देखिए, अब यही नंबर जो हमारा ए नंबर का आंसर है, इसी को हम ए और डी, ए का आंसर और डी का आंसर सेम रहेगा यही, क्योंकि उस टर्म उनका वही है, देख लीजिए। अब ये ए का भी आंसर इंग्लिश में है और बी का भी आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, सेम। अब बचा सी नंबर, आइए सी नंबर को मैं देख लेता हूँ पहले। इसमें भी लिखेंगे जो इसमें लिखा है बेटा, क्योंकि बेटा जब ये देखो, ये जो इक्वेशन होता है, ये कोई भी हो, जैसे मान लो y बराबर ए साइन ओमेगा ना ए के एक्स होता है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी एक साथ है, इसमें देखो ए कॉस और के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों कंबाइन एक ही टर्म में है ना, एक ही एंगल में, इस वजह से ये क्या होगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन लिखें तो लिखेंगे सी नंबर है ना, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आ ट्रेवलिंग वेव, ये ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, मैं रीजन बताने जा रहा हूँ। एज द हार्मोनिक जो टर्म इसके ना, जैसे के एक्स और एंड ओमेगा टी, ठीक है, आर, ये आर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी वजह से ये कौन सा तरंग को निरूपित कर रहा है, ट्रैवलिंग प्रगामी तरंग को निरूपित करेगा। तो बच्चों इसमें हम ये लिख सकते हैं ए भी कि दिया गया समीकरण प्रगामी तरंग को प्रदर्शित करेगा क्योंकि करता है करेगा, बात है कि क्योंकि, समझ में आया, क्योंकि जो आवर्ती पद जैसे के एक्स और ओमेगा टी समीकरण में, ठीक है बेटा, समीकरण में क्या है, इसमें सी नंबर है ना, हाँ, तो समीकरण में दोनों ही जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी के संयोजन में है, जन में है, इस वजह से संयोजन मतलब एक साथ हैं दोनों, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया ये कौन सा है, ये कौन सा है, स्टेशनरी हो गया, ये भी कौन सा स्टेशनरी होगा, ये कौन सा ट्रैवलिंग वेव है, ये कौन सा है ट्रैवलिंग मतलब एक प्रगामी तरंग को निरूपित करता है ये। और रीजन भी मैंने बता दिया क्यों, ये इसमें कोई टर्म नहीं है ना, तो इसमें बेटा इसमें ना तो के एक्स है ना तो ओमेगा टी है, इस वजह से अगर साथ होते हैं तो ये वो ट्रैवलिंग वेव होता, अगर अलग अलग होते हैं तो स्टेशनरी वेव हो जाता। इनके ना होने के कारण ये क्या है, क्वेश्चन में लिख दिया ना, डज नॉट रिप्रेजेंट आइडर ट्रैवलिंग और वेव और स्टेशनरी वेव, ठीक है, ना तो ये ट्रैवलिंग वेव है ना तो स्टेशनरी वेव है। दिए गए समीकरण में जैसे में कोई आवर्त पद नहीं, इसलिए यह ना तो प्रगामी तरंग होगा और ना
ना ही अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करेगा, ना ही अलग अलग कर देना बेटा, एक तरफ ना एक तरफ ही अलग से कॉमा। ठीक है, इस वजह से वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों को 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो ऋण टेकों के बीच तनित तार अपनी मूल मूल विधा में 45 हर्ट्ज आवृत्ति से कंपन करता है। इस तार का द्रव्यमान 3.5 इंटू 10⁻² kg तथा रैखिक द्रव्यमान घनत्व 4 इंटू 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर है। तो तार का अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या है और तार में कितना तनाव है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में भी आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये देख लेते हैं। हमें दिया है द्रव्यमान। क्या दिया है? द्रव्यमान, जिसे हम लोग मास कहते हैं। मास कितना है? m इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻² kg, ये गिवन है। और हमें क्या लिखना निकालना है? जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था रैखिक द्रव्यमान घनत्व, दूसरे में क्या है? रैखिक द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी म्यू होता है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, देख लीजिए। लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है? इसकी फ्रिक्वेंसी दिया है। फ्रिक्वेंसी देखो क्वेश्चन में ऊपर दिया है ना, फ्रिक्वेंसी, जिसे हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। वो कितना है? इसको न्यू से लिखते हैं। कितना है ये जो हमारे पास है 45 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या हमें गिवन है? ए नंबर में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ये भी देख लो। कह रहा स्पीड, क्वेश्चन में कह रहा ना द स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव, स्पीड मतलब वी फाइंड करना है, जो है स्पीड। स्पीड को बोलो हम लोग चाल लिख सकते हैं, क्या? चाल या गति। ठीक है, ये हो गया। और बी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है? बी नंबर में टेंशन फाइंड करना है, टी, जो तनाव है। क्या ये? टेंशन, ये हमें फाइंड करना है। दो चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों वीडियो को देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक फार्मूला होता है जिसे लिखते हैं हम फॉर फंडामेंटल थ्योरी में बताया जाएगा बच्चों आपको इसके बारे में। ठीक है, आरंभिक नोट के लिए, आरंभिक नोड के लिए। ठीक है, आरंभिक नोड के लिए क्या होगा? इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए, इसमें नोडों की संख्या n होती है, नंबर ऑफ नोड होता है जो है ना। आरंभिक में बेटा n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके आरंभिक में। अब देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है मैं आपको बता दूँ। लेमडा बराबर फार्मूला होता है 2L/n, ये होगा। अब देखिए वेवलेंथ हमें फाइंड करना है ना, 2L, L की वैल्यू हमें गिवन है कि नहीं गिवन है, पहले ये पता कर। नहीं गिवन है, निकाल लो इस वाले फार्मूले से। आप लोग म्यू बराबर फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? म्यू बराबर M/L, ये फार्मूला जानते हैं ना। अगर L को इधर ले आएँ तो M/म्यू हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, L आ जाएगा अपना। ठीक है, आइए इसी में इतने में ही सॉल्व कर लेंगे। L बराबर M की वैल्यू कितनी है? 3.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻²। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। 3.5 में पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 35/40। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 8 40। अगर हम डिवाइड दे दें इसमें 7.5 में तो कितना आएगा? 0.875 मीटर आ जाएगा। ये मेरा L आ गया। क्या आ गया? L कितना है? L 0.875 मीटर और n की वैल्यू 1। ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो कितना आएगा? देखिए 2 का मल्टीप्लाई करने से 1.75 मीटर हो जाएगा। आप निकाल लेना। ये वेवलेंथ आ गया हमारा। क्या आ गया? वेवलेंथ। ये है वेव लेंथ, जिसे हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग
दैर्घ्य, क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है। अब हमें ए नंबर में ना, ए नंबर में आ जाइए। ए नंबर में क्या है, स्पीड निकालना है ना। स्पीड का फार्मूला बता दीजिए। देखिए स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड को हम लोग चाल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है वी बराबर एन लेमडा, ओ सॉरी क्या होता है, वी बराबर ए न्यू लेमडा, न्यू लेमडा, न्यू इंटू लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए थोड़ा सा अगर इसको और कैलकुलेट करें तो v बराबर न्यू, न्यू की वैल्यू हमें दिया है आवर्ती 45 इंटू लेमडा की वैल्यू है 1.75। अब इनका अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों का ना 45 का, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आ जाएगा 78.75 मीटर प्रति सेकेंड। एक आंसर ये आ गया। अब आइए बच्चों बी नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बी नंबर में क्या है, अब आपको एक मैं फार्मूला बता दूं। ठीक है, ये भी एक स्पीड की फार्मूला होता है, स्पीड जिसे चाल, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। v बराबर रूट में टी बटे क्या होता है, टी बटे म्यू होता है ना। अच्छा, अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों ओर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर कर दे तो वी स्क्वायर टी बटे म्यू आएगा, और टी की वैल्यू निकालें तो ये इंटू में चला जाएगा, वी स्क्वायर इंटू म्यू। तो ये फार्मूला टेंशन का आ जाएगा। किसका आ गया, टेंशन। अब ये टेंशन का फार्मूला बन गया, तनाव का बन गया। ठीक है, आइए टी बराबर वी की वैल्यू निकाला अभी हमने, ये देखो निकाला ना, यही वैल्यू यहाँ पुट करना है 78.75 का होल स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है। म्यू की वैल्यू देखिए ये दिया है 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, इसका स्क्वायर 78.75, 78.75। अब देखिए इंटू 4 इंटू 10⁻², ये आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 100 ले आएंगे। इसके तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 248.06 अप्रॉक्सी बता रहे हैं, इंटू 10⁻² आ जाएगा। अब इसको डिवाइड में ले जाकर डिवाइड दे देंगे। देखिए -2 नीचे आके 100 हो जाएगा। जब 100 से इसमें डिवाइड देंगे तो कुछ ऐसा आएगा 24806 बाई 100, भाई नीचे आके प्लस हो जाएगा। जब डिवाइड देंगे 248.06 न्यूटन आएगा, जो तनाव है बच्चों। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड कर देते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है एक सिरे पर खुले तथा दूसरे सिरे पर चलायान, ठीक पिस्टन लगा हुआ, दोनों पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश। वीडियो को रोककर पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन में एक पाइप की बात कर रहा है। पाइप मतलब जैसे कि चलायमान पिस्टल लगा है ना, तो एक सिरे पर जो ओपन हो, जैसे मान लो ये है, ये जो पाइप है इसका एक सिरा क्लोज रहेगा, दूसरा ओपन रहेगा। तो इसका जो इसमें कुछ डायग्राम जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब देखिए, और ये नोड होता है, ये नोड होता है, ये एंटी नोड होता है। ठीक है, अब एक बता, देखिए नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4। तो ये नोड से नोड, भाई जितना यहाँ इसके ऊपर भी होगा तो नोड से नोड, नोड की डिस्टेंस कैसे होता है देख लो। अगर हम रफ में बताएं, जैसे ये पाइप है छोटा सा, ठीक है, ये कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये नोड है, ये भी नोड है, ये बीच में एंटी नोड है, तो ये होता है λ/2, इतनी डिस्टेंस होती है λ/2। तो ये नोड से नोड, नोड्स एंटी नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस होगी λ/4। क्या होगी, λ/4, ये डिस्टेंस है λ/4। इतना समझ गए आप। चलिए अब इसके बाद ये आपको समझना है कि यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये क्या है, ये लेंथ है, ये L1 हो गया हमारा, क्या हो गया L1। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो L1 किसके बराबर हो गया, λ/4 के बराबर हो गया। ठीक है, L1 को आप मान लीजिए, आपको गिवन है कोई एक मान लीजिए 25.5 सेंटीमीटर आपको दिया है। इसे मीटर में बदलना चाहें तो 100 से डिवाइड दे देंगे, 255 मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, L1 इसे लेंथ मान लिया पहले वाले पोजीशन को। अब यहाँ से अगर हम वेव लेंथ निकालें तो वेव लेंथ की वैल्यू आएगी 4L1, भाई यही तो आएगी 4L1। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं पहले हम थोड़ा सा इसको।
यहाँ पर। अब लेमडा बराबर 4, L1 की वैल्यू क्या है 0.255 ना। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। ठीक है, लाइए मैं ही कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सी 1.020। ठीक है, 5 चौक 20 के 0 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, 3 नंबर बाद डेसिमल लगा दिया मीटर। ये आ गया क्या, वेवलेंथ आ गया हमारा। ठीक है, और क्या हमें निकालनी, स्पीड निकालनी थी। इसमें क्या निकालनी, इसकी स्पीड, स्पीड बोले तो चाल निकालनी थी। तो अभी हमने फार्मूला आपको चाल का बताया था, v बराबर न्यू इंटू लेमडा। क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। चाल बराबर आवर्ती गुणे तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमें इसमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में आपको स्पीड दिया है। हाँ, जो स्पीड है वो दिया है 340 हर्ट्ज से, आवर्ती से, नहीं स्पीड यही होगा 340। अब फ्रिक्वेंसी, हाँ फ्रिक्वेंसी है, न्यू है बेटा। स्पीड तो निकालना है हमें ना, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, स्पीड तो फाइंड करना है, हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी है, और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, जो है स्पीड। स्पीड मतलब बोले तो चाल, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी कितना है 340, वेव लेंथ अभी निकाला है 1.020। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 300 कितना आ जाएगा, 46.8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नंबर 16 भी पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर लंबी स्टील छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध है। इसके अनुदैर्घ्य कंपनों की मूल आवृत्ति 2.53 किलो हर्ट्ज है। स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। आ स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज clamped at is a middle. The fundamental frequency of longitudinal vibrate of the rod are given to be 2.53 kilohertz. What is the speed of sound in steel? देखिए बच्चों, इसमें हमें लेंथ गिवन है। क्या क्या हमें गिवन है, पहले हम देखेंगे लेंथ। हमें लेंथ कितना दिया 100 सेंटीमीटर लंबाई। इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड दे देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमें फ्रिक्वेंसी दिया है, क्या दिया है, फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 2.53 क्या किलो हर्ट्स है ना। हमें इसको किलो में बदलना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब फ्रिक्वेंसी है, सॉरी बेटा ये फ्रिक्वेंसी है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर्ट्स में बदल जाएगा। करिए मल्टीप्लाई, अब ये हो जाएगा 2530, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना हर्ट्स आएगा। ये फ्रिक्वेंसी हो गई, क्या हो गई हमारी, जिससे देखो ये तो मेरी लंबाई हो गई, लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, अब ये हमारी आवृत्ति हो गई। ठीक है, आवृत्ति, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी। ठीक है, और क्या है, अब हमें इसमें पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब वी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। क्या है ये, स्पीड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, चाल। उसके लिए हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, जो एक स्प्रिंग की जो बात बता रहा क्वेश्चन में, स्टील रॉड है, तो देख लीजिए ये और ये। अब देखिए दो स्टील रॉड को इसमें कस के बांध दिया गया है। ठीक है, अब आपका ये पॉइंट भी नॉट होगा और इस पॉइंट भी नॉट होगा, और बीच में क्या होगा, एंटी नॉट। अब हमने क्या कहा था, टोटल लेंथ इसकी एल होगी, क्या होगी, एल। और बताया था ना, नॉट नॉट के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। याद कर लो क्या होती है, λ/2। अगर हम यहाँ से इक्वल करें इन दोनों को ना, इक्वल करें, ठीक है, इक्वल करें तो एल किसके इक्वल होगा, λ/2 के इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल, लेमडा की वैल्यू निकालें, किसकी, लेमडा की वैल्यू निकालें तो 2L आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2L। तो लेमडा बराबर 2L, एल की वैल्यू कितनी, 1 मीटर। तो लेमडा क्या हो गया, 2 1 जा 2 मीटर। ये वेवलेंथ आ गया यहाँ पर, तो इस फार्मूले से वेवलेंथ आ गया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है हमें, स्पीड निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, स्पीड क्या होता है, ये चाल।
इसका फार्मूला क्या होता है, v बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो v बराबर फ्रिक्वेंसी देखो अभी निकाला था 2530 इंटू वेवलेंथ 2। और जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 50 60 कितना हो जाएगा, 50 60 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर पर सेकेंड बदलना, 1000 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, ये 5 है। अगर 1000 से डिवाइड दे दिया तो आएगा 5.060 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी मेरा आंसर सही है बेटा, दोनों में लिख सकते हैं। ये आ गया स्पीड। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।